नमस्कार दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप फंड में सेबी चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप सेबी के बीच मिली भगत का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने आरोपों को खारिज किया है। बुच दंपति का कहना है कि कुछ भी छिपाया नहीं गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमतों में हेरफेर करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिससे अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अब हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ को भी लपेटे में ले लिया। आइए जानते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च और भारत का दिग्गज कारोबार अडानी ग्रुप के बीच विवाद पिछले करीब 1.5 साल से चल रहा है। इस जंग ने नया मोड़ लिया जब हिंडनबर्ग ने कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुद्दे पर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी चीफ माधवी पुरी बुच को भी लपेटे में ले लिया। हिंडनबर्ग ने पिछले साल जनवरी में एक रिपोर्ट जारी की। इसमें अडानी ग्रुप के खिलाफ गलत तरीकों से शेयर के दाम बढ़ाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के शेयरों में $150 अरब की गिरावट आई। कंपनी ने कई बार दोहराया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी 18 महीने में उसका स्टॉक पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया। गुजरात के रहने वाले गौतम अडानी अरबपति कारोबारी हैं। पोर्ट्स, पावर जनरेशन, एयरपोर्ट्स, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट और मीडिया तक फैला हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने से पहले वह एशिया के सबसे बड़े रईस थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उनकी नेटवर्थ में काफी गिरावट आई थी। वही हिंडनबर्ग रिसर्च की बात करें तो इसकी नींव 2017 में नॉर्थन एंडरसन ने रखी थी। यह एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसका काम इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव का एनालाइज करना है। कि हिंडनबर्ग रिसर्च दावा करती है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गलत तरीकों से काम करने वाली कंपनियों का पर्दाफाश करती है और उन कंपनियों को शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनाकर कमाई करती है। उसने कंपनी का अधिक कर्ज लेने पर भी चिंता जताई, लेकिन अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टरों ने घबराहट में आकर अडानी ग्रुप कंपनी से बाहर निकलने लगे। इससे कंपनी की ओवरऑल मार्केट वैल्यू से $50 अरब की गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सेबी चेयरमैन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने उस ऑफशोर फंड में निवेश किया था, जिसका इस्तेमाल अडानी ग्रुप कथित तौर पर शेयर मार्केट में हेरफेर करने के लिए कर रहा था। विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि बुच दंपति ने 2015 में निवेश किया, 2018 में बाहर निकल गए। सेबी चीफ माधवी पुरी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सेबी चीफ बनने से पहले पर्सनल कैपेसिटी के आधार पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए थे और ये सब पहले ही बताया जा चुका है। आईपी प्लस फंड ने एक अलग बयान जारी करके कहा कि उसने अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी के प्रवक्ता ने ऑफिशियल बयान में माधवी बुच की बातों को दोहराया और इन्वेस्टरों को शांत रहने की अपील की। पिछले साल हिंडनबर्ग ने खुलासा किया कि यूएस ट्रेडी बॉन्ड और नॉन इंडिया ट्रेडी डेरिवेटिव के माध्यम से अडानी ग्रुप की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन रखी थी। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें अडानी ग्रुप के टैक्स हैवन देशों का अनुचित तरीकों से इस्तेमाल किया और अपने शेयरों की कीमत बढ़वाई। ऑफशोर बैंकिंग वो बैंकिंग है जो आपके देश के बाहर होती है। ऑफशोर बैंक अकाउंट से फॉरेन करेंसी में बिजनेस करना आसान हो जाता है, या आपको किसी दूसरे देश द्वारा दी जाने वाली फाइनेंशियल सिक्योरिटी या टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाने की अनुमति भी देती है। यहाँ बता दें कि ऑफशोर बैंकिंग का मैक्सिमम इस्तेमाल उन बिजनेस में होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। ये ऑफशोर फंड इन्वेस्टरों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंटरनेशनल मार्केट में पैसा लगाते हैं, या सीधे विदेशी कंपनियों में निवेश करते हैं, या फिर किसी अन्य विदेशी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। किसी फंड द्वारा अन्य फंड में इन्वेस्ट को फिल्टर रूट कहा जाता है। विदेशी शेयरों में निवेश घरेलू शेयरों में निवेश से ज़्यादा जोखिम भरा होता है। आपका रिटर्न इस बात से प्रभावित होता है कि आपकी देश की करेंसी किसी विदेशी करेंसी की तुलना में कितना मजबूत और कमजोर होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साइफनिंग स्कैंडल पैसों की हेराफेरी को कहा जाता है। दरअसल मनी साइफनिंग को डिटेल में समझे तो अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है, इससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को नुकसान पहुंचता है, तो इसे मनी साइफनिंग कैटेगरी में रखा जाता है। टैक्स हैवन देश उन्हें कहा जाता है जहाँ अन्य देशों की तुलना में बहुत कम इंटरेस्ट लगता है या टैक्स फ्री रहता है। ये देश होते हैं जो विदेशी नागरिकों, निवेशकों, बिजनेसमैन यह सुविधा प्रदान करते हैं कि वे उस देश में रहकर इन्वेस्टमेंट करें, उस पर टैक्स नहीं देना होगा या फिर बहुत कम टैक्स देना होगा। खासतौर पर टैक्स हैवन देश उन लोगों के लिए स्वर्ग होते हैं जो टैक्स की चोरी करके पैसा इन देशों में जमा कर देते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन बरमूडा और मॉरिशस का जिक्र किया गया है, इसके अलावा साइप्रस और पनामा जैसे तमाम देश भी इसमें शामिल हैं। हिंडनबर्ग कंपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म होने के साथ ही शॉर्ट सेलर कंपनी भी है। शॉर्ट सेलर एक तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। इसमें किसी खास कीमत पर स्टॉक या सिक्योरिटी खरीदी जाती है या फिर कीमत जाना होने पर उसे बेच दिया जाता है, जिससे उसको बहुत फायदा मिलता है। सेल कंपनी ऐसी फर्में होती है जो सिर्फ कागजों पर चलती है, इनका कोई ऑफिशियल बिजनेस नहीं होता। आमतौर पर इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी एक जरिया होती है। ब्लैक मनी को वाइट में बदलने के लिए इन कंपनियों में टैक्स बचाने की व्यवस्था होती है। इसमें पूरे पैसे को एक्सपेंस के तौर पर दिखाया जाता है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग का एक आसान तरीका भी कहा जाता है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर मॉरिशस का रिएक्शन भी आया है। मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने कहा है कि इसमें जिस ऑफशोर फंड की बात कही गई है उससे मॉरिशस देश का कोई लेना देना नहीं है। आईपी प्लस मॉरिशस का एक स्मॉल ऑफशोर फंड है और आईपी फंड प्लस वन मॉरिशस से जुड़ा नहीं है और इसे कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया कि मॉरिशस में ग्लोबल बिजनेस फर्मों के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर लाइसेंस पाने वाली सभी कंपनियां फाइनेंशियल सर्विस कमीशन एक्ट की धारा 71 के तहत सभी नियमों को मानना पड़ता है और इनकी निरंतर निगरानी की जाती है। सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फॉर्मेशन 1988 में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए किया गया। उसे किसी तरह की स्टैच्यूटरी शक्ति प्राप्त नहीं थी। 1992 सेबी एक्ट के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी बना और तब जाकर स्टैच्यूटरी पावर मिली। ओरिजिनल ऑफिस अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। सेबी बोर्ड में एक चेयरमैन तथा कई फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर हैं। ये टाइम टू टाइम इंपोर्टेंट इशू पर जांच करने के लिए कमेटी अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा सेबी के डिसीजन से संतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट बनाया गया है। सेट में प्रेसिडाइंग ऑफिसर और 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सेट के डिसीजन और ऑर्डर से संतुष्टि नहीं मिलती तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत स्थापित एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। यह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है या एक्ट के तहत सहायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनो तय कर सकता है। सेबी सिक्योरिटी लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2014 द्वारा सेबी अब 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक राशि की किसी भी मनी पोलिंग योजना को रेगुलेट करने या गैर अनुपालन के मामले में संपत्ति को जब्त कर सकती है। सेबी के चेयरमैन के पास तलाशी, जांच और जब्त करने का अधिकार है। सेबी बोर्ड किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था से टेलीफोन कॉल डाटा रिकॉर्ड मांग सकती है। सेबी कैपिटल फंड और म्यूचुअल फंड सहित इन्वेस्टमेंट को रजिस्टर और रेगुलेट करने का काम करती है। यह सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने और उन्हें रेगुलेटिंग और सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित धोखाधड़ी और अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। बाजार के रेगुलेशन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सेबी की स्टैच्यूटरी पावर अमेरिका और ब्रिटेन से ज़्यादा है। ये इकोनॉमिक गतिविधि पर अधिक रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।